चलो लिखो। सबसे सबसे लिखो। हेडिंग है मोशन इन लाइन या स्ट्रेट लाइन, जो भी मोशन लिखते हैं। ठीक है, मोशन इन लाइन में क्या क्या है ध्यान से लिखते नहीं, फटाफट टाइम वेस्ट करे बिना। ठीक है, तो मोशन इन लाइन में बेसिकली 3 तरीके की मैकेनिक्स होती है। ठीक है, फटाफट लिख देंगे इनके बारे में, ऐसे खत्म करेंगे फ्लो चार्ट। एक स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, एक आपके पास काइनेमेटिक्स होती है। बढ़िया काइनेमेटिक्स। और एक डायनामिक्स होती है। फटाफट लिखना, टाइम ने वेस्ट करे। ठीक है, अब सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इसमें होता है रेस्ट में, तो रेस्ट के साथ डील करती है। ठीक है, इसमें हम स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब चीजें स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर इसमें ये नहीं पढ़ते कि इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, वो सब चीजें आ जाती है इसमें। ठीक है, बॉडी का नेचर कैसा है, ये सब चीजों पे बात नहीं करते। डायनामिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। इसमें स्टडी ऑफ मोशन होती है, पर इसमें ये जरूर दिमाग में रखते हैं, मतलब उसी के साथ करते हैं कि फोर्सेस का नेचर क्या था, फोर्सेस का मास क्या था। ठीक है, बॉडी के नेचर क्या था। आपने पढ़ा है ना इलास्टिक बॉडी, नॉन इलास्टिक बॉडीज, तो वो डायनेमिक्स में आता है। ठीक है, जब हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, इस टाइम पे आप इतना पढ़ते हो एक बॉडी जिसका मास 10 kg है, बात खत्म। और यहाँ आप ये पढ़ते हो एक बॉडी है इलास्टिक बॉडी, उसका मास 10 kg, तो फर्क हो जाएगा सर, बात है इसमें। ठीक है, तो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स ऐसा फर्क। अगला लिखे। इसके बाद 2 वर्ड होते हैं, तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको मैंने 9th में आपको पढ़ा दिया था। एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। 2 वर्ड होते हैं, सिंपल है। मान लो तुम अभी 10 बजे तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया होता मैंने चौक पे। ठीक है, और 10:30 बजे तुम्हें अच्छा आसपास क्या दिखेगा 10 बजे अगर तुम चौक पे खड़े रहोगे? पेड़ दिखेगा, ठीक है, कुछ भी दिखेगा। ठीक है, ठीक है, और हाँ मतलब जो भी दिमाग लगा लो। ठीक है, सामने पोल दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, और 10:30 बजे तक यही सब होगा। 10:30 बजे भी तुम्हारा टाइम टाइम तो बीत गया, तुम्हारी सराउंडिंग अगर चेंज नहीं होगी तो उसको हम रेस्ट बोलते हैं। अगर बॉडी की आसपास की सराउंडिंग सेम रहती है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। और अगर सराउंडिंग चेंज हो जाती है टाइम के साथ, तो इट इज नोन एज मोशन। बात आई समझ में? ठीक है, तो रेस्ट में होता है चेंज इन सराउंडिंग, चेंज इन सराउंडिंग। एक दिक्कत हमारे साथ, काश में तो चेंज तेज होते हैं। तब मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। ये
ओके। अगला टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में आपको ध्यान से देखिए क्या क्या होता है आपके उसमें मोशन टाइप। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में आप सीधा मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो सब रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं। अगला सर्कुलर मोशन, या इसमें रोटेशनल मोशन भी आता है, सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन। वो भी आपके सिलेबस में है ना 11th में? है ही नहीं है? लास्ट ऑसिलेटरी मोशन, ये भी तो आपके सिलेबस में है। तो मतलब आप मोशन तो आप सारे टाइप के पढ़ चुके हो क्लास 11वीं। पढ़े कि नहीं पढ़े हो तो तुम भी जानो। हो गया? अच्छा, जैसे ना कभी भी अभी तो क्या पढ़ोगे तुम, बेसिक बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला वर्ड पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सुनो, बड़े बड़े लोग बातें करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब बड़े न्यूमेरिकल आते हैं तो बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, ठीक है। लिखो लिखो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो, इट इज अ system system of coordinate axes attached to the observer, axis attached to the observer, attached to the observer with having a clock। clock कहने का मतलब है वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। having a clock with respect to which with respect to which with respect to which the observer can describe the observer can describe position comma displacement comma acceleration, position comma displacement comma acceleration of a moving object, of a moving object, position displacement acceleration of a moving object। लिख दिया? ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसमें ऑब्जर्वर के पास एक घड़ी है, जिस रिस्पेक्ट में बोलता है ना ऑब्जर्वर कि 10 सेकंड बाद ऐसा हुआ, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 5 सेकंड इट इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी एंड बिकम्स 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें वो क्या रहा है, बेसिकली ऑब्जर्वर के पास पूरा एक सिस्टम है, ऑब्जर्वर को पता है पार्टिकल कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताता रहता है। यही तो होता है, और क्या होता है, ठीक है। आगे लिखे, दो टाइप के फ्रेम होते हैं, देखो दो टाइप के फ्रेम होते हैं, लिखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले लिखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो रेस्ट पे रहता है, ऑब्जेक्ट चाहे मूव भी करे कुछ भी हो, पर जो फ्रेम ऑफ मतलब जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, सुन लेना ध्यान से, आपका कुछ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हो रेस्ट पे रहे, किस पे रहे, रेस्ट पे, उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो लिखिए द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is at rest, which is at rest or moving with a constant velocity, or moving with a constant velocity, moving with a constant velocity, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसमें न्यूटन के सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, न्यूटन के लॉज पढ़े ना आप लोगों ने, न्यूटन के लॉज में एप्लीकेबल होते हैं इनर्शियल में। अगला लिखिए, ठीक है, देन अगला लिखिए नॉन इनर्शियल में लिखिए। तो इनर्शियल में बोला उसने, साफ सीधी बात बोली इनर्शियल में उसने, कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है FOR, वो या तो रेस्ट पे होगा या मूव कर रहा होगा तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब पता है ना, उससे मूव कर रहा होगा। नॉन इनर्शियल में लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस is moving with non-uniform velocity या स्पीड, कुछ भी लिख सकते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मूव करे। होप्स आपको नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या इसमें न्यूटन का कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट ईयर अगला लिखिए, हो गया। अब इसके बाद ये चीजें आती है बेसिक, वैसे तो दो चीजें होती है, कि स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा होगा ना, फटाफट लिखो इनके बारे में। स्केलर में लिखो, स्केलर में लिखो which have only magnitude, which have only magnitude, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या कोई डायरेक्शन होती है? हो गया। एग्जाम्पल, किसी बॉडी का मास है, किसी बॉडी का मास बाई 5 kg है, क्या उसमें कोई डायरेक्शन है? नहीं, तो मास हो गया। जैसे आप नॉर्मली साफ सीधी बात सोचो, एक मास है 5 kg का, दूसरा मास है 10 kg का, टोटल मास कितना होगा? क्या करा आपने? जोड़ा। स्केलर क्वांटिटीज सिंपल तरीके से ऐड और माइनस हो जाती है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। जैसे अलजेब्रा में लगता है ना, लॉज ऑफ अलजेब्रा, वैसे ही हो जाता है, ठीक है ना। अगला वेक्टर में लिखिए हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होती है ना इसमें, डायरेक्शन। ठीक, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसा वेट, वेट तो एक तरीके की फोर्स होती है, आपको पता है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन का होती है हमेशा डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन भी है और मास वैल्यू तो है ही है, ठीक है। अच्छा, एक और होती है क्वांटिटी जिनको हम बोलते हैं टेंसर्स। ये क्या होता है टेंसर्स? टेंसर्स में लिखिए, टेंसर्स में लिखिए ऐसी क्वांटिटी लिखो, द क्वांटिटीज विच हैव magnitude as well as direction, the quantities which have both magnitude and direction but do not have क्या नहीं होता इनके पास? but do not have
but do not have tendency to follow vector's law, but do not have tendency to follow vector's law. ये वेक्टर के लॉ फॉलो नहीं करते। हाँ, मतलब वेक्टर इज द लॉ। अब ये होते क्या है, कैसे काम करते हैं, पहले आपको वेक्टर लॉ पता होना चाहिए। थोड़ी सी बात है, ध्यान सुनो। तो इसका एग्जांपल लिख लो, बाद में जाके कहीं पढ़ लोगे। एग्जांपल लिखो, इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है इलेक्ट्रिक करंट में, डायरेक्शन भी होता है ना। आपने पढ़ा तो करंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, डन। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी में फर्क पता है? आता है सबको? कोई ऐसा जिसको ना आता हो? डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सब में डिफरेंस। चलिए देखिए, लिख लो जो पॉइंट एक्स्ट्रा हो अपने हिसाब से लिखो। जो नहीं आता वो पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करते रहिए खुद ही, अच्छे बच्चों को।
डन। इसमें से कुछ पूछना है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। एक्चुअल कौन सा पाथ कवर कर ऑब्जेक्ट ने, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट रास्ता इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, यही बोला उसने। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। जीरो भी कब होती है? जब रेस्ट में होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो सब हो सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चूजन, ठीक है। डिस्टेंस जो हो सकता है दो पॉइंट के बीच में अलग अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट है ए और बी। आज इसका मन ऐसे जाने का था तो डिस्टेंस ये बन गई, आज ये है तो ऐसे बन गई डिस्टेंस, अब मन ऐसे होगा तो ये बन जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट रास्ता है तो वो तो एक ही रहेगा ना, तो फिक्स है। तो इट कैन बी ओनली वन। बात आगे समझ में? चलिए सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये तो आता है ना सबको, डिस्टेंस डिस्टेंस में दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है ना। क्या बोला इसने? अगला, अब लिखो टाइप्स ऑफ स्पीड। इसमें लिखो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड लिखो। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या लिखेंगे? सीधा एक बार लिखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ऐसे लिखो, सीधा खत्म बात। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म में लिखिए अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नेक्स्ट लिखिए, देखो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में लिखो, फॉर्मूला लिख लो इनके, बस बाकी मेन तो ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगला इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में लिखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड में लिखो स्पीड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगला लिखिए,
अगला लिखिए एक्सेलरेशन। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क तो पता है ना, लिखाना है, बताओ फर्क लिख लोगे खुद स्पीड और वेलोसिटी में। देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में लिखे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक ही वर्ड लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगला, ये तो डेफिनेशन हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगला लिखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, फॉर्मूले की बात करें, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और फाइनल वेलोसिटी v है, और ये कार्यक्रम होने में उसे t टाइम लगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन टी, क्योंकि a मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अगला देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ऐसा यूनिट खुद लिख लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर। हो गया। अगला वो ये है, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर देन जीरो होता है, ये कब होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तभी तो हो सकता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव मतलब जब वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। पहले कम थी बाद में ज्यादा। अगर एक्सीलरेशन लेस देन जीरो होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। और एक्सीलरेशन अगर जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। देखिए फटाफट, देखिए फटाफट लिखते रहिए। हो गया। अगला, अब ध्यान सुनना, अगर ए कांस्टेंट होता है, ए कौन है, एक्सीलरेशन, और दूसरे केस में ए कांस्टेंट नहीं होता। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है। किसका केस है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो v बराबर होता है u प्लस एटी। ये तो इक्वेशंस आती है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कैसे डिराइव करते हैं बात करेंगे इसके बारे में, पर पहले इक्वेशन ऑफ मोशन यही होते हैं मेनली। एक और इक्वेशन है, क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, होता क्या है एसएन का मतलब, एसएन का क्या मतलब होता है ये तो बताओ। एसएन मतलब है, जैसे मैंने आप दो तरीके, एक मैंने एक पूछा आपसे, एक ऑब्जेक्ट थी जिसका वेलोसिटी कुछ था, कुछ भी था, ठीक है, और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने 10 सेकंड बाद, तो इन तीनों से हो जाएगा वो सवाल। टी की वैल्यू 10 रख लोगे, 10 सेकंड बाद कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, हो जाएगा। पर मैं पूछूं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड, कि 10वें सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, क्या वो हर सेकंड में इक्वली मूव करता है, जरूरी थोड़ी है ना भाई।
अलग अलग मूव कर सकता है। अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो हर एक सेकंड में भी अलग अलग कर सकता है, पहले सेकंड में अलग, दूसरे सेकंड में अलग, ठीक है। तो 10वें सेकंड में कितना करा, अगर ऐसा कुछ निकालना तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना। लिखिए एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है u प्लस 1/2 a 2n-1। यहाँ पे एस एन होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, एस एन होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया। अब अगला, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो यहाँ पे एक काम करते हैं आपके चीजें, वो होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कौन काम करते हैं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आपको डिफरेंशिएशन फॉर्म में आना चाहिए इनको लिखना। जैसे सबसे पहले आपके पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की फॉर्म में होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके डिफरेंशिएशन से मिलती है? ds by dt, सही है लिखना, या ds by dt लिखिए फटाफट, ये हो गई वेलोसिटी। अच्छा, पहला एक्सेलरेशन किसके उससे मिलता है? dv by dt, दो चले गए, ठीक है। अगला, इससे मैं एक काम कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, dv, इधर देखो इधर, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं, और ऊपर नीचे ds से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? ds से। तो a बराबर ds अपॉन dt क्या होता है देखो, v इंटू डी बाई डी एस, सही है फॉर्मूला। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v इंटू डी बाई डी एस, देखिए। लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फटाफट लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखो सबसे पहले। तो बेसिकली दो तरीके के ग्राफ होते हैं आपके पास, वन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लिखते रहिए, वन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, मेनली डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे वीटी ग्राफ बोलते हैं, एक्सटी और ये वीटी ग्राफ, ठीक है, बना दिया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है उससे कुछ मिलता है क्या? इसके उससे मिलता है वेलोसिटी, स्लोप से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से ये मिलता है। अगला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलता है एक्सेलरेशन। अगला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। एरिया से आपको ये सब चीजें मिलती है, हो गया।
वही शुरू करते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले बात करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा देखने को मिला है कि आपके पास ऐसा होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होती है, ये डिस्प्लेसमेंट लिख लो, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम, ये दो चीजें, ठीक है। और इसमें तीन कंडीशंस होती है अलग अलग, ठीक है, तीनों का अलग अलग ग्राफ है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका कंडीशन होता है एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, किस पे, रेस्ट में, तो उस कंडीशन में ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है, स्ट्रेट ऐसे सीधा, बिना किसी दिक्कत का नहीं, ये एक्स, ये टी। मूविंग ऑन टू द सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक से टी। लास्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता भाई, जैसा है वैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म। भाई पढ़ा था ना यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसमें ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, अगर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज, या फिर ऐसे भी करता है अगर डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इंक्रीज करो तो ऐसे बना, कोई दिक्कत तो नहीं, एक्सटी ग्राफ बस। अगला वीटी ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो ना v इधर, t इधर, वीटी ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें भी तीन केस है। पहला केस एट रेस्ट का, v, अब ध्यान समझना, रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, मतलब वेलोसिटी टाइम बीत गया, जीरो की जीरो वेलोसिटी, चला नहीं था, तो मतलब, तो इसीलिए इस लाइन के ऊपर आता है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली, ठीक है, यह है एट रेस्ट। अगला यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, सेम रहेगी, मतलब जितनी वेलोसिटी एक बार थी उतनी की उतनी रही, मान लो 30 मीटर पर सेकंड थी, तो हमेशा क्या रहेगी, 30 मीटर पर सेकंड, सेम ही रहेगी, तो वेलोसिटी होगी। तीसरा नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, चेंज होती रही, मतलब लगातार चेंज हो रही, हाँ है ना, कुछ भी हो सकता है, तो बनाते हैं, मान लो ऐसे, ये सीधी लाइन नहीं हो, टेढ़ी है अगर, हो गया।
ओके डन, ठीक है। तो ये ग्राफ होते हैं, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। वो भी यूनिफॉर्म जो होता है स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है, और उसमें कर्व बन ले हैंड डालो, डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड करते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक, अच्छे से करना डेरिवेशन। कौन कौन नहीं पहली बार कर रहा, पहली बार पॉसिबल नहीं मेरे, वाओ। और ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। तो हम एक वीटी ग्राफ कंसीडर करते थे, देखिएगा ध्यान से। एक वीटी ग्राफ कंसीडर करा, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करी ऐसे, ठीक है। बात ये इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ, ये ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी, सी पॉइंट, इसको यहाँ से जोड़ दो, डी, ई, ऐसा कुछ पूरा। अब मान लो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में वेलोसिटी तो रही होगी उसकी। आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में कोई ना कोई वेलोसिटी तो होती है ना उसके पास। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी ये वाली है, ये यू के बराबर है। किसके बराबर है? यू, ठीक है। करना क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई टफ नहीं है, इसमें कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा। बस सुनोगे तो हो जाएगा, नहीं सुनोगे तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो ये है कि सिंबल को जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ ए हमारे पास यू के बराबर है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ओ ए किसके बराबर होगा? देखो रेक्टेंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो ओ ए डी के बराबर यानी कि यू के बराबर, चलेगा? चाहिए। अच्छा, इसे ओ ई किसके बराबर होगा? ए डी और बी सी के बराबर भी तो होगा, तो ये टी हो गया, चलेगा? ये टी डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक है ओ बी, ओ बी दिख रहा? ओ बी किसके बराबर होगा? देखो ओ बी सी, सी के बराबर होगा ना, सही है ना? ये हो गया वी के बराबर, यहाँ तक चलेगा? ये हो गया आपके सारे डायमेंशन, सारी लेंथ वगैरह, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन। क्या है पहली इक्वेशन, सब बच्चों को याद है? ये हमारी टारगेट इक्वेशन है, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा टारगेट है, इसको अचीव करना है। ये शुरू करते हैं। तो एक बेसिक सी लाइन है, वो ये है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अभी पढ़ा था ना। वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, चेक करो क्या लिखा था, एक्सेलरेशन मिलता है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलता है। असली में स्लोप का जो फॉर्मूला है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, वो होता है ये वाला, कि अगर ये एंगल थीटा है, दिख रही है, तो ये सी डी अपॉन ई डी, टेन थीटा जो होता है, ठीक है, उसकी बात करता है। तो हमारे पास स्लोप जो आएगा वो आएगा तो ये आएगा सी डी अपॉन ए डी, चलेगा? अब वैल्यू रखते हैं, सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, ग्राफ देख के बताओ। सी से लेकर ई तक पूरा ये वी है और ये डिस्टेंस यू है, पर हमें ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हमें तो ये वाली चाहिए। कौन सी डिस्टेंस? हमें चाहिए वाली डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो v में से u को माइनस, तो v माइनस यू होगी अपॉन ए डी। कितना है ए डी, देखो कहीं लिखा होगा t, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और इधर आया माइनस के इधर आके प्लस का, तो v इक्वल टू यू प्लस ए डी। तो पहली इक्वेशन डिराइव होगी। नोट करो फर्स्ट इक्वेशन बराबर, जल्दी करो नोट फर्स्ट इक्वेशन।
सेकंड डेरिवेशन इसमें क्या करता है ध्यान दो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अभी हमने पढ़ा था क्या मिलता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी एसी लाइन के नीचे कौन कौन से एरिया आ रहा है, एसी लाइन दिख रही, इसके नीचे कौन कौन सा एरिया आ रहा है, तो एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, सही है, दो ही तो है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, एसीडी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए ओ ई डी, सही, रेक्टेंगल। इसकी जगह एस लिख सकता हूँ, अभी लिखा था ना एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है किसी को पता है, तो हाफ इंटू बेस कौन है, एडी, हाइट कौन है, हाइट सी डी, प्लस इसकी वैल्यू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तो ए ओ इंटू ओ। अब एक एक करके वैल्यू लगते हैं, ठीक है, एस इक्वल टू, इसको पहले लिख देता हूँ, ए ओ की वैल्यू कितनी है, यू, ओ की टी, तो यू टी हो गया, प्लस 1/2, ए डी कितना है जरा देख के बताओ, ए डी की वैल्यू देखो जरा, टी, सी डी कितना है, वी माइनस है ना, सी डी सही है ना, वी माइनस, दिक्कत तो नहीं इसको। अब एक बार बताओ, जो हमें डिराइव करना है उसमें कहीं वी आ रहा है, उसमें वी आ रहा है, चाहिए क्या वी, नहीं चाहिए ना, तो वी को हटाओ, वी को हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, कितना आया था वी फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, u प्लस एटी था फर्स्ट इक्वेशन में वी की जगह, सही है, u से u गया, हो गया डिराइव, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, समझ आया ये वाला, छापो, तो फ्रॉम फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस एटी, जिसकी डिमांड है वो पूरी करते जाओ, आंसर आते जाएगा, बस खत्म बात।
चलो अगला क्वेश्चन, अगला देख, आओ अगला देखिए। ड्राइंग की जरूरत है, ड्राइंग है। चलो तीसरा लिखिए, ड्राइंग। अगला है तीसरी इक्वेशन आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है बेटा। हाँ पूरा करेंगे, सब करेंगे, करो। चलो इधर देखो, फिर से वही सेम चीज लिखनी है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, सेम चीज है, पर इस बार आपको लिखना है इसको ट्रेपेजियम की फॉर्म में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम बन रहा ना, कौन सा पता है, OACE। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, दो साइड पैरेलल है, दो साइड नॉन पैरेलल है। पैरेलल नॉन पैरेलल का ये ना OAC दिखा, OAC ये ट्रेपेजियम है ना। अब दो साइड इसकी, ये दो साइड पैरेलल है, कभी मीट नहीं करेंगी, और ये दो साइड नॉन पैरेलल है, ठीक है। चलिए ट्रेपेजियम एस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन कौन होंगी पैरेलल, OA प्लस C इनटू ऐसी साइड जो उनको जोड़ रही है और सीधी है, OE। वैल्यू रखनी है S इक्वल टू हाफ, OA की वैल्यू कितनी है U प्लस C कितना है V और OE कितना है T। क्या हमें थर्ड इक्वेशन में T की वैल्यू चाहिए, T का यूज है नहीं है, तो T को हटाएंगे, T के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं, V इक्वल टू U प्लस 80 था, इसको पुट कर दीजिए, V U प्लस V को हमने लिख दिया V प्लस U, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, T को लिख दिया V माइनस U अपॉन A, चलेगा। ऊपर A प्लस B माइनस B बन जाएगा, और नीचे ये बनेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2 है, और इधर लाके इक्वेशन डन। क्या बन गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, माइनस को उधर भेज दीजिए प्लस का, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2। ये हो गई आपकी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन दे आई। अगला लिखिए, समझ आई वाली इक्वेशन, तो ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। वो प्लेन में चलिए अगला लिखिए, लिखिए कैलकुलस मेथड। कैलकुलस के तरीके से कराते हैं, आओ कैलकुलस। अरे तू लिख भाई अपने पास, खुद ही लिख, उसको नहीं आता ना, उसको नहीं आता ना। अरे वो लिख रहा है, वो 2 मिनट अच्छा नोट नहीं करा, कल नोट करा, कैलकुलस सिखाता हूं कैलकुलस। अरे इजी सिखा दें। पहली चीज कैलकुलस, उससे पहले इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू U प्लस 80, ये डिराइव करनी है, ठीक है। A का फॉर्मूला d बाई डी टी होता है, सबसे पहले लिखा था, क्रॉस करेंगे तो dv इक्वल टू a dt चलेगा, ठीक है। अब से इंटीग्रेशन लगने वाला है, क्या लगने वाला है, इंटीग्रेशन। पर इंटीग्रेशन कैसे होता है पहले समझ लो। यहाँ dv आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ a dt आएगा। जब टाइम जीरो है मतलब मोशन स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, तो वो u होगी, वेलोसिटी की तरफ u लिखा। जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v बन गई, तो v चलेगा। इसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन, 1 को हम ऐसे समझते हैं v की पावर 0 dv, चलेगा ये। अब सुनो, किसी भी ऐसी चीज का इंटीग्रेशन जिसकी पावर n है,
ऊपर n+1 और नीचे भी n+1 होता है, तो पावर में एक प्लस करना था तो 0+1 v हो जाएगा और नीचे भी 0+1 1 हो जाएगा, चलेगा ये। तो इसका इंटीग्रेशन करके आएगा v और ऐसे ब्रैकेट में लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। सेम चीज इसमें a बाहर आया, चलेगा ना। चलो लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u, इसमें a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, चलेगा। तो बनेगा v माइनस यू इक्वल टू 80, उधर जाएगा तो v इक्वल टू यू प्लस 80, पहली डेरिवेशन में दिस इज कैलकुलस। आती थी चलो बच्चों को मार्क्स काट देंगे। अगला लिखो सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही है ना। सबसे पहले v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, या यहाँ डी एस लिख लो यार, डी एस बाई डी टी लिखो लिखो। आगे चलते हैं, v इक्वल टू सॉरी v dt इक्वल टू डी एस, चलेगा। अब पंगा ये कि मुझे जो डिराइव करना है उसमें v का तो कुछ रोल है ही नहीं, v को हटा देते हैं, v को हम लिख देते हैं u प्लस एटी, वैल्यू रख देते हैं इसकी इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से। अब सेपरेट करते हैं, सेपरेट कैसे होता है, u जाएगा dt के साथ, है ना, प्लस ए टी डी टी होगा इक्वल टू डी एस होगा, सही है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और जैसे लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सब में इंटीग्रेशन होगा, तो यू डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल टू डी एस। अब इधर देखो, वेरिएबल लगाने वाले मतलब लिमिट लगाने बहुत जरूरी है। टाइम के लिए जीरो, जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो थी, कुछ नहीं चली थी गाड़ी, यहाँ पे टी है। जब टाइम टी हुआ तो गाड़ी में डिस्प्लेसमेंट ऐसे कुछ ना कुछ दूर तो चली गई ऑब्जेक्ट। अब बताओ, यू तो कांस्टेंट है बाहर आया, इसमें आपको कहा था ना यहाँ पे टी की पावर 0 होता है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। यहाँ पे भी ए टी की पावर 1 है, टी की पावर 1 है, तो क्या होगा, ऊपर एक बढ़ेगा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 2, नीचे भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे एस सही है। ऐसे एक स्टेप और बढ़ता है, 0t ऐसे लिखना चाहिए, तब जाके सही माना जाएगा, और आएगा तो सही भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पूछा हमने आपसे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करोगे, मैं इसको इधर लिखा, इसमें आएगा यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे होता है। तीसरा इक्वेशन,
तीसरी क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये इसके लिए मैंने आपको एक चीज लिखाई थी लास्ट में, वो था a बराबर v इंटू डी बाई डी एस लिखा था, ऐसे था, चेक करो, ये डी एस बाई डी वी था, डी वी बाई डी एस था, ठीक है, पता है, मैं तो नॉर्मल टेस्ट ले रहा हूँ, और क्या मुझे पता है। अब क्रॉस a के साथ ds, v के साथ dv, चले गए, इंटीग्रेटिंग वो साइड कर देना, इसमें कुछ चाहिए तो नहीं, देख लो, करें स्टार्ट, चलो देखो, ऐसा ना यहाँ पे, जब गाड़ी इतनी चली थी तो 0, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, चलेगा, ठीक है। जब गाड़ी कुछ ना कुछ दूरी तक आ गई s, तो वेलोसिटी भी तो v में गई। अब इसमें सॉल्व करने से ध्यान से, a बाहर, ये s बचेगा 0 से s, सही है, इसमें v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, पता ना क्यों हो रहा है ये, और यहाँ u से, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो ध्यान से, a अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0, इसमें अपर लिमिट v तो v स्क्वायर बाई 2, इसमें लोअर लिमिट u तो u स्क्वायर बाई 2, ऐसे होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नीचे एलसीएम 2 आ गया, तो इस तरफ तो as है, इस तरफ हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे 2 एलसीएम आ गया, उधर जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, काम खत्म, पैसा आ जाए, खत्म डेरिवेशन, कुछ और बचा, डन डन डन, कर लिया नोट, जो